पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का बड़ा बयान, कांग्रेस सरकार पर जमकर साधा निशाना। नगर निगम के चुनावों को प्रभावित कर रही है कांग्रेस, शिमला में प्रेस वार्ता में दी जानकारी। मुजफ्फरनगर में चुनाव को लेकर प्रशासन हुआ सख्त, चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे जिहादी फरदीन सहित 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार, 8 अवैध पिस्टल, 3 रिवॉल्वर, जिंदा कारतूस बरामद। चित्रकूट में गैंगस्टर अपराधी को 1 करोड़ 21 लाख की संपत्ति कुर्क, गैंगस्टर के घर जारी किया था कुर्की का नोटिस, कई थानों की पुलिस, एसडीएम ने की कार्रवाई। मथुरा पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़, हत्या लूट का 25,000 इनामी बदमाश गिरफ्तार, घायल बदमाश को अस्पताल में कराया भर्ती, मामले की जांच कर रही है पुलिस। और श्री राम मंदिर गर्भगृह में 22 जनवरी को होगा प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा, विशेष होगा कार्यक्रम, देश विदेश से जुटेंगे अतिथि, अयोध्या में शुरू हुई तैयारियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का। सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल की। हिमाचल के शिमला में बीजेपी नेता विपिन परमार का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि नगर निगम शिमला के चुनावों के बीच बीजेपी विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने नगर निगम के चुनावों को लेकर कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि नगर निगम के चुनावों को कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। साथ ही कहा कि बीजेपी नगर निगम चुनाव में भी फिर से बहुमत से विजयी होगी और प्रदेश में उनकी सत्ता लौटेगी। विपिन परमार ने शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि शिमला में ज़्यादा समय तक कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन यहाँ हिल्स क्वीन में जो काम होना चाहिए था नहीं हुआ। आगे क्या कुछ कहा आप खुद सुनिए। कैबिनेट सब कमेटी की एक मीटिंग होती है और कहा जाता है कि हम हिमाचल प्रदेश के दूर दराज पिछड़े हुए क्षेत्र के जो स्कूल हैं वो खाली पड़े हैं, उनके हम पद भरेंगे, बिना इंटरव्यू के भरेंगे। अधिकार वहां के प्रिंसिपल को होगा, स्थानीय प्रशासन को होगा। और अगले दिन मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये एक चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्तियां होंगी, चोर दरवाजे से नहीं। और अब बात करेंगे यूपी की। यूपी में चुनावी सरगर्मियां तेज होते ही प्रत्याशी जनता को लुभाने में लगे हुए हैं। इधर जनपद मुरादाबाद के बिलारी शहर में नगर पालिका से बीजेपी के चेयरमैन पद प्रत्याशी ज्योति सिंह मैदान में हैं। वो लगातार दूसरी बार बीजेपी प्रत्याशी बनी हुई हैं। वहीं ज्योति सिंह के प्रति लोगों का रुझान देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि ज्योति सिंह के पति चौधरी ऋषिपाल सिंह ने जनसंपर्क कर लोगों से वोट करने की अपील की है और आमजनों द्वारा कुछ छोटी मोटी समस्याओं से भी अवगत कराया गया, जिनको पूरा करने का ऋषिपाल सिंह ने वादा किया है। वहीं प्रत्याशी ज्योति सिंह ने कहा कि कोरोना काल में नगर के विकास के लिए जो काम होना चाहिए था, जो काम छूट गया था, उनको जल्द से जल्द पूरा कराया जाएगा। उन्होंने बीजेपी की नीतियों की जानकारी देते हुए कहा कि गरीबों को राशन निःशुल्क वितरण, किसानों को सम्मान निधि, हर गरीब परिवार को आवास, शौचालय, छोटे कमजोर व्यापारियों को मुद्रा लोन, विधवा पेंशन जैसे अनेक योजनाओं को बिना भेदभाव के लाभ दिया जा रहा है। सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबके प्रयास से केंद्र और प्रदेश में परचम लहरा रही है। बिना भेदभाव की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो वहीं जनसंपर्क के दौरान बीजेपी प्रत्याशी के साथ जिला पंचायत सदस्य लवली यादव के साथ साथ अन्य लोग भी उपस्थित रहे। जनता मोदी और योगी के पूरे जो विकास के कार्य हैं उस मॉडल पे काम हम लोगों ने किया है। चाहे राशन का मामला हो, चाहे आवासों का मामला हो, जो निष्पक्ष रूप से हम लोगों ने सब में काम किया। जो व्यवस्थाएं थी, जितनी भी थी, उसका जो यूटिलाइजेशन सही तरीके से हो सकता हम लोगों ने उसके बारे में किया है। मैं निश्चित रूप से ये उम्मीद करता हूँ कि पूरा बिलारी भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करके और दोबारा यहाँ से ज्योति सिंह को चेक। अब हम बात करते हैं श्रीमती ज्योति सिंह जी से कि उनके क्या जनता के लिए वादे रहेंगे और क्या वो जनता से अपील करती हैं, किस अपील के साथ आज वो जनसंपर्क करेंगी। आप आज महिला सशक्तिकरण के साथ बाजार में अपील करने निकल रही हैं अपने चुनाव को लेकर।
आप पर भाजपा ने दोबारा विश्वास जताया, तो आप क्या अपील करना चाहेंगी जनता से? मेरे पर भाजपा ने दोबारा विश्वास जताया है, इसके लिए मैं अपनी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और जनता से यही अपील करती हूँ कि भारी मतों से मुझे जिताकर विजयी बनाएं और दोबारा भाजपा सरकार इस पे हमारी बिलारी में विकास का कार्य करे, जो हमने पिछले 5 सालों में किया है, और जो काम हमारे अधूरे रह गए हैं उन्हें हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये मैं अपनी जनता से वादा करती हूँ। धन्यवाद। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास जहादी लगातार कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में इन दिनों निकाय चुनाव चल रहा है। पहले चरण के लिए 4 मई को वोटिंग होनी है और इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर में 4 मई को होने वाले निकाय चुनाव वोटिंग को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सभी थाना क्षेत्रों में लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इस दौरान एक बाइक सवार 2 लोगों को जब पुलिस ने चेकिंग के दौरान रोककर उनकी तलाशी ली, जहां उनके पास से पुलिस ने एक पिट्ठू बैग बरामद किया, जिसमें से 8 अवैध पिस्टल, 3 रिवॉल्वर और बड़ी मात्रा में जिंदा कारतूस मिले हैं। चेकिंग के दौरान फरदीन सहित 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया ये भी जा रहा है कि ये शातिर बदमाश हरियाणा के कई जनपदों में ऑन डिमांड हथियारों की सप्लाई करते हैं। गिरफ्त में आए बदमाशों ने पूछताछ में बताया है कि वो ऑन डिमांड रिवॉल्वर 25,000 रुपये में और पिस्टल 30 से 40,000 रुपये में बेच दिया करते थे। तो उनको रुकवाया गया। उनके पास एक पिट्ठू बैग भी था। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास काफ़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। तुरंत उनको हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई है। पूछताछ के दौरान उन्होंने ये कबूल किया कि वो जनपद मुजफ्फरनगर और आसपास में अन्य जनपदों में और हरियाणा में भी जब डिमांड होती है उस डिमांड के आधार पर पिस्टल सप्लाई करते हैं। दोनों अभियुक्त जो गिरफ्तार किए गए हैं उनमें एक का नाम फरदीन है और इसका जो दूसरा साथी है इसका नाम दीपक शर्मा। खबर है यूपी के कौशाम्बी से, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध तमंचा फैक्ट्री में काम कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध तमंचा फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां से उन्होंने फैक्ट्री में काम कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 10 तमंचा, 5 जिंदा कारतूस और सशस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद किए। ये फैक्ट्री सैनी थाना के कुरमुदीदैन गांव के बाहर चल रही थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। देखिए, मुखबिर खास से सूचना मिली थी कि सैनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है पूरा मुरीदनपुर, वहां पे कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के द्वारा अवैध शस्त्र का निर्माण किया जा रहा है। इस सूचना के बाद सैनी पुलिस के द्वारा दबिश दी गई, जिसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, जिनका नाम है बरकत अली पुत्र रज्जब अली, जो कोखरास थाना के निवासी हैं। दूसरे अभियुक्त का नाम है राम गोपाल उर्फ नाते पुत्र शिवलाल, ये भी कोखरास थाना के निवासी हैं। इनकी गिरफ्तारी के दौरान इनसे 5 अदद तमंचा 315 बोर, 2 अदद तमंचा 12 बोर, 1 अदद तमंचा जो अर्धनिर्मित है 12 बोर और कुछ कारतूस बरामद हुए, जिसमें 2 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर, 2 अदद खोखा कारतूस 12 बोर और 1 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद। यूपी के चित्रकूट में गैंगस्टर अपराधी के विरुद्ध पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ 21 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है। दरअसल गैंगस्टर अपराधी हरिमोहन यादव शहर के लोड़वाड़ा गांव का रहने वाला है, जिसके विरुद्ध पुलिस ने कुछ महीने पहले गैंगस्टर के तहत कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया था और गैंगस्टर अपराधी द्वारा चारागाह की जमीन पर अवैध कब्जा कर बिल्डिंग खड़ी कर ली थी, जिसको पुलिस ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। जिसके बाद अब पुलिस ने गैंगस्टर के घर कुर्की का नोटिस चस्पा करके उसकी चल अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया। कई थानों की पुलिस और एसडीएम और क्षेत्राधिकारी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। घर में खड़े वाहन को जब्त कर लिया। इस मामले में क्षेत्राधिकारी हर्ष पांडे का कहना है कि गैंगस्टर के अपराधी हरिमोहन यादव और उसके गैंग के सदस्यों द्वारा लोगों में भय आतंक पैदा करके संपत्ति अर्जित की गई थी। तो वहीं अब पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। हरिमोहन यादव एक नामित भूमाफिया हैं चित्रकूट के, जिन्होंने बहुत सी ज़मीनों पे, खासकर जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनकी ज़मीनों पे लंबे समय से कब्जा किया जा रहा था। इनके विरुद्ध एक लंबा आपराधिक इतिहास है और इनके बहुत से परिवार के सदस्य भी इसमें संलिप्त हैं। तो इनके विरुद्ध कड़े प्रयास के बाद पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें 5 लोग नामित हैं। 2 भाई हरिमोहन एवं उनके भाई अभी जेल में हैं और 3 फरार हैं, जिनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। तो गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के
क्रम में ही बहुत मेहनत से इनकी जितनी भी अवैध गतिविधियां हैं उनका पता लगाया गया और उससे जितनी भी अवैध संपत्ति इनके द्वारा सम्मिलित की गई है उसका पता लगाया गया। और अब खबर है यूपी के उन्नाव से, जहां एक जंगल में पिछले कई दिनों से अवैध असला फैक्ट्री का संचालन हो रहा था। पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद और स्वाट टीम के साथ बबूल के जंगलों में छापेमारी कर 2 युवकों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही मौके से शस्त्र बनाने वाले उपकरण भी बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक जमुका रोड लोन नदी के किनारे बबूल के जंगल में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन होने की सूचना थाना अध्यक्ष और स्वाट टीम निरीक्षक को मिली। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस टीम को देख असलहा बना रहे अभियुक्त मौके से भागने लगे, लेकिन पुलिस ने मौके से आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 5 देशी तमंचा और एक अदद हथौड़ी बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में अचलगंज थाने के अंतर्गत बड़ौरा गांव से एक देसी तमंचा फैक्ट्री को पकड़ा गया है एसओजी सर्विलांस और अचलगंज की टीम द्वारा, जहां से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से एक देसी बंदूक, 5 निर्मित तमंचा, एक अर्धनिर्मित तमंचा, 13 कारतूस और तमंचा बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आगे वैधानिक कार्रवाई। खबर है यूपी के चंदौली से, जहां हौसला बुलंद चोरों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है और पंचायत भवन का ताला चटका कर लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। पंचायत भवन में रखे कंप्यूटर, प्रिंटर, इन्वर्टर और बैटरी समेत अन्य सामानों को चोरी कर लिया। यह घटना नवी चौकी से सटे गांव मझवार की है, जहां चोरों ने देर रात वारदात को अंजाम दिया। जब ग्राम प्रधान ने इसकी सूचना पुलिस को दी, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इन्वर्टर, बैटरी, प्रिंटर मशीन वगैरह सब ये गए सर। लगभग कितने का सामान गया है? लाखों का सामान ये गया है सर। और यहाँ पे क्या कोई पुलिस का कोई आया था? हाँ, पुलिस चौकी से फ़ोन किए तो 3-4 साहब आए थे, देखो के गए हैं, बोल रहे हैं कार्रवाई हम करेंगे प्रधान जी। और अब खबर है मथुरा से, जहां पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने हत्या लूट के नामी अपराधी का मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। मुठभेड़ में घायल हुए बदमाश पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। घायल बदमाश एटा निवासी राजवीर पिछले 9 साल से हत्या और लूट के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा और एक स्कूटी बरामद की है। वहीं एसपी सिटी ने बताया है कि सदर पुलिस क्षेत्र में चेकिंग के दौरान आरोपी राजवीर सिंह से मुठभेड़ हो गई। उन्होंने बताया कि राजवीर पर फरीदाबाद, अलीगढ़ और जबलपुर क्षेत्र में 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। आज मुखबिर की सूचना पर एसओजी टीम और सदर बाजार की पुलिस टीम एक दुर्दांत अपराधी जो 14 में एक सर्राफा व्यवसायी से लूट करके फरार था, जिस पर 25,000 का इनाम घोषित था, उससे उसकी सूचना मिली और उस सूचना पर उसकी घेराबंदी की गई। घेराबंदी में बदमाश द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, जिसके जवाब में पुलिस द्वारा फायर किया गया और उसके पैर में गोली लगी है, जिसे अस्पताल भेजा गया है। इसके पास से लूटी हुई चोरी की एक स्कूटी, एक अवैध शस्त्र बरामद हुआ है। ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में सेना की 5 मद्रास इकाई में पूर्व सैनिक कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। दरअसल भारतीय सेना के संकल्प को लेकर भारतीय सेना के डीओ डिवीजन ने एक पूर्व सैनिक कल्याण शिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 150 से अधिक भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारियों और 80 वर्ष से अधिक आयु के भूतपूर्व सैनिकों ने भाग लिया। इस दौरान डीएओ डिवीजन ने संबंधित सैन्य प्रतिष्ठानों और नागरिक प्रशासन के साथ मिलकर अपने पूर्व सैनिकों की शिकायतों का समाधान किया। जिले में उपलब्ध कराई कई रोजगार के अवसरों पर प्रकाश डाला गया। इस कल्याण शिविर के माध्यम से डीएओ डिवीजन कई सैन्य अधिकारी उपस्थित रहे, यानी कि कई सारे सैन्य अधिकारी जो है वो उपस्थित रहे। भूतपूर्व सैनिक कल्याण शिविर के दौरान सेना के सैन्य बैंड की धुन बजाई गई और युद्ध नायकों को याद किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। प्रॉब्लम जो है अभी साहब ने बताया का मुताबिक तो काफ़ी प्रॉब्लम दूर हो गया है। खास प्रॉब्लम तो हमारा सा ये एमपेनल हॉस्पिटल, अभी जो है एमपेनल हॉस्पिटल हमको 2 अभी दिखाई दे रहा है। एक तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इसमें जो अमलापट्टी में है, दूसरा अपेक्षा है यहाँ है जो नर्मदा में है, और तीसरा एएनसी में भी हम लोग अपना ये दाखिल हो सकता है।
तो एम पैनल हम लोग को अभी 3 एम पैनल मिला है। और हमारा जो पॉइंट था, जब 14 दिसंबर 2022 को हमारा हेडक्वार्टर 3 को कमांडर साहब आया था, उस टाइम में हम लोग काफ़ी पॉइंट डाला था। राजस्थान सरकार चिकित्सा सुविधाओं के नाम पर भले ही जागरूक होने का दावा करती है, लेकिन धरातल पर सुविधाएं नजर नहीं आ रही हैं। आपको बता दें कि धौलपुर में सर मथुरा उपखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति इन दावों के एकदम उलट नजर आ रही है, जहां पर मरीजों को सुविधाएं नहीं मिल पाने के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल खुलने के साथ ही मरीजों की कतार लगना शुरू हो जाती है। घंटों तक ये कतार लगी रहती है। इसका मुख्य कारण चिकित्सालय में डॉक्टरों की कमी का होना है। चिकित्सालय में मरीजों की संख्या तो अधिक रहती है, लेकिन डॉक्टरों की कमी के चलते मरीजों को घंटों लाइन में लगना पड़ता है और मरीजों को मजबूर होकर इलाज के लिए झोला छाप डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, जहां झोला छाप डॉक्टर मरीज की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आते हैं। हॉस्पिटल में सुविधाओं के अभाव में मरीज का सही तरीके से इलाज नहीं हो पा रहा है। तो हमें देखना यह होगा कि स्वास्थ्य विभाग इस मामले पर अब आगे क्या कार्रवाई करता है। हमारे यहाँ 3 तरह के कैंप चल रहे हैं। एक तो स्थायी राहत कैंप, एक प्रशासन शहरों के संग कैंप और एक प्रशासन गांवों के। इनमें स्टाफ की और डॉक्टरों की ड्यूटी लगा दी गई है, इसलिए थोड़े यहाँ मैन पावर की कमी आई है। थोड़ी सी परेशानी हो रही है पब्लिक को। पहले और जो है गांवों में भी जो है हमने लगा रखे हैं डॉक्टर कैंपों में, इस वजह से भी थोड़ी परेशानी हो रही है। कि ये अभी प्रशासन गांव के साथ भी चल रहा है और हमारे महंगाई राहत वाले प्रोग्राम भी चल रहे हैं और सभी लोग उसमें लगे हुए हैं। ज़्यादा डॉक्टरों की मेरे पास कोई कंप्लेंट आई नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति है तो निश्चित रूप से अभी नई भर्ती और आएगी, उसमें हम डॉक्टरों की भर्ती करा देंगे या पोस्टिंग करा देंगे। आज ही मेरी बात हुई है आपके सीएमओ साहब से और उन्होंने से मैंने पूछा भी है कि किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है इलाके में। उन्होंने इस बात को संतुष्टि की है, लेकिन जहाँ भी ज़्यादा है और एडजस्ट किए जा सकते हैं, जिनको डेपुटेशन देना होगा, वो हम आज बात करके उनको ठीक करा दें। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जिला प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में जिला कलेक्टर अक्षय कुमार सहित निगम आयुक्त निगम के सफाई अमले के साथ बहुड़ापुर क्षेत्र के जनकताल की सफाई का अभियान युद्ध स्तर पर चलाया। इस दौरान कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह सहित निगम आयुक्त हर्ष सिंह के साथ तालाब के आसपास फैली गंदगी को हटवाया गया और स्थानीय वासियों से अपील करते हुए कहा कि जब स्थानीय रहवासी ग्वालियर को स्वच्छ बनाने में सहयोग करेंगे तभी ग्वालियर साफ और स्वच्छ बनेगा। इस दौरान जिला प्रशासनिक अधिकारियों ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आप। ग्वालियर नगर निगम और कलेक्टर ग्वालियर अक्षय कुमार सिंह जी हैं। अब क्या है कि लाडली लक्ष्मी बहना जो योजना चल रही थी उसको भी उन्होंने बड़ी तरीके से अच्छी तरीके से सब लोगों को जागरूक करके इस तरीके से चलाया था। अब उन्होंने क्या है कि इस समय पे लाडली लक्ष्मी योजना संचालित हुई है और पूर्ण रूप से कार्य भी होने जा रहा है। इसके बाद स्वच्छता पर उन्होंने अपना बीड़ा उठाया है। देखिए, उदाहरण तो आपको ही पेश करनी पड़ती है। जब मीडिया के साथी सवेरे 4 बजे साथ दिखते हैं, जब मीडिया के बंधु इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के 12 बजे रात में साथ दिखते हैं, तो जनता को बहुत दूर तक मैसेज जाती है। जब पुलिस अधीक्षक स्वयं आधी रात को ट्रैफिक के साथ स्वच्छता की बात करता है, स्वच्छता की निगरानी करता है, तो जनता जुड़ने लगती है। और इसीलिए ये कोशिश की गई है कि देर रात्रिकालीन स्वच्छता में लोगों को जोड़ूं, लोगों को जागरूक करूं। देखिए, स्वच्छता हमारा नगर निगम का मूल कार्य है। सब लोग इसमें, नगर निगम का पूरा अमला इसमें जुटा हुआ है। कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में सुबह से हम लोग इसमें जुट जाते हैं। मूल बात यह है कि नगर निगम सिर्फ अकेले ये काम नहीं कर सकता, जब तक सभी संस्थाएं इसके साथ नहीं आएंगी, सभी लोग इसमें जुड़ेंगे नहीं। तो उसी का प्रयास हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। सबके प्रयास से ग्वालियर साफ हुआ। सबको जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि अपना घर जिस तरीके से सफाई अभियान में जिस तरीके से अपने घर को साफ स्वच्छ रखते हैं, इस तरीके से अपने सामने वाली सड़क और अगर सभी शहर को स्वच्छ रखेंगे तो इसके लिए बहुत कुछ मिलेगा। ग्वालियर से सुदर्शन न्यूज़ के लिए शिव कुमार शर्मा। बात करेंगे मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की, जहां के मातौल निवासी लक्ष्मण नामदेव के परिवार के द्वारा ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। इस मामले में एसआईटी गठित करके मामले की जांच चल रही है। तो वहीं दूसरी ओर पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस की प्रताड़ना से परिवार के लोगों ने आत्महत्या की थी। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर नामदेव समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के नेता से बातचीत की, जहां उनका कहना है कि मुख्यमंत्री से मिलकर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता, पीड़ित परिवार को एक शासकीय नौकरी दिए जाने की मांग की जाएगी। इस मामले की निष्पक्ष जाँच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग भी रखेंगे। कि उस
परिवार को तुरंत न्याय दिया जाए और उस बच्चे को, चूँकि समर उसका आज की डेट में उसकी मम्मी पापा भाई सब बहन मौत की गोद में समा गए हैं, तो उसको मैं अपनी ओर से आज से गोद लेता हूं और उसको यह प्रताप सिंह आज इस दर्दनाक घटना के कारण जो है यहाँ पे माननीय नामदेव समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ एक सपा के प्रतिनिधि के रूप में मैं आया हूँ और बड़ी गंभीर घटना हुई कि खरगापुर के मतौल निवासी लक्ष्मण नामदेव, उसकी पत्नी रजनी नामदेव, बेटी मिनी नामदेव जो है पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर लाइन में खड़े होकर लाइन में कट के उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये पुलिस की नाकामी की वजह से है। जब किसी भी जो है चोरी का जो है शक किया गया, लेकिन कोई भी जो है चोरी के बेबुनियाद फर्जी तरीके से चोरी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। नमस्कार।